हेलो स्टूडेंट, एडी ऑनलाइन परिवार में मैं आर.के. रहमान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज आपके लिए नाइट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 9:45। अपना ये है कि जितनी जल्दी भी निबट जाए बढ़िया है। मेरी भी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, आप लोग पढ़ते रहेंगे, फिर आपके अपना डाउट लगाता रहूंगा जो भी आपको दिक्कत होगी। देखिए विद्यार्थियों, हमने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा है 4.445 टीपीएच। टीपीएच क्या है? टर्न पर फेज। अब यदि टर्न पर फेज की यदि जेड पी एच क्या हो? कंडक्टर प्रति फेज हो, तो यही फॉर्मूला हमारा हो जाता है E बराबर 2.22 जेड पी एच। हमारा सूत्र हो जाएगा, देखिए ये। ओके जी, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर एक होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब समझिएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब देखिए क्या होगा। तो हम लोग देखिए क्या लिखते हैं इसमें। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या कहते हैं? यह है फुल लोड के रेस्पेक्ट में यह बताता है कि लोड के हटाने पर टर्मिनल वोल्टेज में कितनी वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है। या दूसरी परिभाषा अगर इसमें दे, यह है लोड के बदलने के साथ, यह लोड के बदलने के साथ टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन को दर्शाता है। इसको दिमाग में रखें। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो सूत्र होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो हम सूत्र लगाते हैं, ये होता है ऊपर नो लोड और फुल लोड का अंतर। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। अगर वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में देखेंगे तो यहां पर देखिए तो शो कर देंगे 100। तो ये हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ओके जी, ये हो जाता देखिए वोल्टेज रेगुलेशन। फिर विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, एक और बड़ा ही खास टॉपिक है, देखिए आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर
रिएक्शन। जो आर्मेचर रिएक्शन है वो देखिए क्या होता है। यह आर्मेचर फ्लक्स का मेन पोल, यह आर्मेचर फ्लक्स का मेन पोल फ्लक्स पर प्रभाव दर्शाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फ्लक्स, आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फ्लक्स जो स्टूडेंट मेन फ्लक्स होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण वो हमारा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, या मेन फ्लक्स मैग्नेटाइज्ड क्रॉस मैग्नेटाइज्ड तथा डी मैग्नेटाइज्ड, क्रॉस मैग्नेटाइज्ड तथा डी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। फिर देखिए विद्यार्थियों, अब आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव देखना है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव, आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है रिएक्शन का प्रभाव पावर फैक्टर तथा आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है। ओके जी, अब आप लोगों को ये ध्यान देना है, हमने ले लिया निर्भर कर रहा है। अब हमें जनरली हम स्टडी क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव किस पे निर्भर कर रहा है तो आप बोल देंगे कि आर्मेचर धारा, राइट ना। आर्मेचर धारा को आप कंसिडर कई बार करते होंगे लोड धारा। तो हम देखते हैं, देखिए पावर फैक्टर, अब बेटा 3 चीजें लिखवा रहा हूं, बहुत खास है, एक भी मिस मत करिएगा। आर्मेचर रिएक्शन जनरली आई थी कुछ बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्लीज मिस मत करिएगा, आपके फायदे की चीज है। मैंने लिखा है यहां फर्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है फर्स्ट बिंदु। मैं कह रहा हूं फाई बराबर जो कोण है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। लैग का मतलब हिंदी में पश्चगामी, लैग का मतलब है पक्षगामी। अब देखिए जब हम एंगल 90 रखते हैं तो इसी केस को हम कहते हैं जीरो पावर फैक्टर लैग। जीरो यानी कि 0 पावर फैक्टर लैग या पश्चगामी। तो या तो वो ये लाइन लिखेगा कि फाई बराबर 90, या फिर ये सेंटेंस को इस्तेमाल करेगा 0 पावर फैक्टर लैग पर। तो हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटर यानी जनरेटर। तो यहां पर देखिए डीमैग्नेटाइज प्रभाव
डीमैग्नेटाइज प्रभाव होगा तथा लैग पर डीमैग्नेटाइज तथा जनरेटर ओवर उत्तेजित मतलब कि ओवर एक्साइटेड होगा। इस वर्ड को, इस लाइन को कभी भूलिएगा मत। पेपर में छोटी छोटी चीज भी पूछा गया है, ये छोटी चीज नहीं है, ये तो वो चीज है जिसे बाकी ज्यादातर लोग छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, लेकिन आप छोड़ के मत जाइएगा। दूसरा देखिएगा यहां पर फाई बराबर 90 डिग्री लीड, इसका मतलब है अग्रगामी। तो इसे हम लिखते हैं 0 पावर फैक्टर अग्रगामी। तो इसमें हो जाता है मैग्नेटाइज प्रभाव होगा तथा जनरेटर अंडर एक्साइटेड होगा। थर्ड पर चलिएगा, फाई बराबर 0 डिग्री, यानी कि इकाई पावर फैक्टर। तो इकाई पावर फैक्टर पर जो प्रभाव है वो होगा क्रॉस मैग्नेटाइज। क्या कहा हमने? क्रॉस मैग्नेटाइज्ड प्रभाव होगा तथा सामान्य एक्साइटेड होगा। ये आपके पेपर के लिए तीनों चीजें बहुत ही खास हैं। फिर भी मैं इसमें फोर्थ को इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा। देखिए बेटा, हमने ये एग्जैक्ट 90 लिखा है, अगर ये 90 ना हो, ये 90 से कम हो, 90 से कम हमने क्या लिखा पहले? पश्चगामी। तो इस सिचुएशन में ये देखिए क्या दो प्रकार का इफेक्ट आएगा, क्रॉस मैग्नेटाइज, क्या आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइज तथा क्या आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइज तथा अब इस पे पश्चगामी पे क्या था? डीमैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज। ऐसे ही अगर 5वें नंबर पर हम लिखेंगे तो फाई जब भी 90 से कम है लेकिन अग्रगामी है, तो विद्यार्थियों यहां क्रॉस मैग्नेटाइज तो होगा तथा मैग्नेटाइज दोनों प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। राइट जी। तो ये हमने लिखा आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। ये क्या हो गया हमारे लिए? वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये क्या हो गया? देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन। राइट। चलिए स्टूडेंट, तो यहां से आगे चलते हैं और एक और सेक्शन यहां पर देखते हैं कि क्या? पैरेलल यानी कि समांतर ऑपरेशन। यहां समांतर ऑपरेशन देखते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, समांतर ऑपरेशन। क्या देखना है, समांतर ऑपरेशन। तो समांतर ऑपरेशन के लिए शर्तें लागू होती हैं कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। समांतर ऑपरेशन के लिए विद्यार्थियों ये देखना है कि क्या क्या शर्तें संतुष्ट होनी चाहिए। तो देखिएगा हम क्या लिखते हैं कि बस बार तथा बस बार तथा जनरेटर वोल्टेज समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा, आवृत्ति समान होना चाहिए। तीसरा बेटा, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। जो फेज सीक्वेंस है वो समान होना चाहिए। अब देखिए जी, ये शर्तें बहुत ही खास शर्तें होती है। ये शर्तें बहुत ही खास शर्तों में से आती है। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है। अब ये तीनों शर्तें यदि संतुष्ट हो जाए तो जनरेटर को हम आपस में समांतर में जोड़ देते हैं। अगर ये शर्तें संतुष्ट ना हो तो जनरेटर को हम आपस में समांतर में नहीं जोड़ेंगे। राइट जी। तो हमारे पास में ये शर्तें सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, संतुष्ट होती है या नहीं होती है, इनको चेक करने के हम दो मेथड देखिए अपनाते हैं। इन शर्तों के संतुष्ट होने को हम दो विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। इन शर्तों के संतुष्ट होने को हम दो विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। एक होता है विद्यार्थियों लैंप मेथड, एक होता है देखिए लैंप विधि, और एक होता है सिंक्रोनोस्कोप विधि। एक होता है सिंक्रोस्कोप विधि। चलिए जी, तो अब हम क्या कहते हैं, लैंप विधि को भी हम, जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तीन मेथड लिखे हैं आप लोग किताबों में, लेकिन जनरली हम दो ही अपनाते हैं, यही आएगा। एक होता है टू ब्राइट लैंप मेथड विधि और एक होता है टू ब्राइट एंड डार्क लैंप विधि। तो एक होता है टू, या चलिए एक होता है हमारा ब्राइट लैंप मेथड। तो एक क्या है देखिए, 3 ब्राइट लैंप विधि।
जिसमें तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे, एक साथ बुझेंगे। एक होता है टू ब्राइट एंड वन डार्क लैंप विधि। एक होती है ये 3 ब्राइट लैंप विधि और 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड। चलिए बनाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने बनाया है 3 ब्राइट लैंप मेथड। ये हमारे पास देखिए बस बार है, यहां पर जो वोल्टेज है वही ये मशीन है, यानी कि समांतर में ये मशीन है, समांतर में जुड़ने वाली मशीन। तो हमने बल्ब को लगा दिया, देखिए इस प्रकार से। ये क्या है? स्विच है, ये हमारे स्विच है। तो हम ये कहते हैं, देखिए इनमें बल्ब सीधे लगे हैं बेटा। हम कहते हैं कि जब ये तीनों बल्ब एक साथ जलते हों, एक साथ बुझते हों और समान तीव्रता से जलते हों, तो हम कहेंगे कि हम इस आने वाली मशीन को इसके साथ में यहां इन स्विच की मदद से समांतर में जोड़ देंगे। यदि तीनों बल्ब एक साथ ना जल रहे ना बुझ रहे तो हम समांतर में नहीं जोड़ेंगे। तो यहां पर कुछ लाइनें हम इसमें लिखेंगे कि इस विधि में यदि तीनों लैंप एक साथ जलते हों तथा एक साथ बुझते हों और तीनों बल्ब या तीनों लैंप समान तीव्रता से जलते हों तो स्विच की मदद से स्विच की सहायता से मशीन को बस बार के साथ समांतर में जोड़ देते हैं। तो आपसे पूछेगा 3 ब्राइट लैंप मेथड में यदि तीनों बल्ब एक साथ जल रहे हैं या बुझ रहे हैं तो क्या हम पैरेलल में चलाएंगे? यस। अगर ये एक साथ ना जल रहे हैं ना बुझ रहे हैं ना ये समान तीव्रता से जल रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम इनको समांतर में नहीं चला सकते। ये होता है हमारा 3 ब्राइट लैंप मेथड। ये क्या हो गया हमारा? देखिए 3 ब्राइट लैंप मेथड। अब चलते हैं विद्यार्थियों 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड पर। देखिए क्या देखते हैं। तो इसी को जो 3 ब्राइट लैंप मेथड विधि है, इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, और इसी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या। चलिए जी, तो नेक्स्ट विधि कुछ इस प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक हम लोगों ने यहां ये अपना सीधे से हम लोगों ने जोड़ दिया है एक लैंप को और बाकी के 2 लैंप को हमने इंटरकनेक्ट ये कर दिया है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि यदि 2 लैंप समान तीव्रता से जलते हों तथा एक लैंप, कौन सा है देखिए L1 लगा है, एक लैंप L1 बुझ जाता हो तो समांतर
ऑपरेशन की सभी शर्तें पूरी हो गई है। आप स्विच की मदद से पैरेलल में जोड़ देंगे। तो जो दो ब्राइट लैंप है वो एक साथ जलने चाहिए और जो एक हमारा डायरेक्ट जो लगा हुआ लैंप है वो बुझना चाहिए। तो ये हमने दो मेथड देखे। अब आते हैं देखें हम लोग सिंक्रोस्कोप विधि क्या है। चलिए जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हम बी सिंक्रोस्कोप क्या है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखेंगे, यह एक दो फेज जनरेटर होता है जिसमें रोटर तथा स्टेटर दोनों में दो फेज होते हैं। इसमें चार टर्मिनल होते हैं तथा एक पॉइंटर होता है जो रोटर से जुड़ा होता है। इसकी दोनों वाइंडिंग 110 वोल्ट के लिए डिजाइन की जाती है। देखिए जी, हम क्या दिखा रहे हैं कि हमने रोटर ले लिया, राइट ना, हमने रोटर लिया, दो टर्मिनल लिए, इससे हमने देखिए ये डायल लगा दिया या पॉइंटर लगा दिया। फिर इसमें क्या होता है देखिए, स्टेटर, ये लग बना दिया हमने देखिए स्टेटर। तो स्टेटर में भी हमने टू फेज बाइंडिंग अपना करते हैं। तो इसमें दो टर्मिनल जो ये हैं ये जुड़ते हैं बस बार पर, और ये जुड़ते हैं दो टर्मिनल इनकमिंग मशीन पर। तो याद रखना है, ये पॉइंटर अगर यहां पर है एकदम मध्य में तो सही है, इस तरफ क्लॉकवाइज चलेगा तो ये फास्ट है आने वाली मशीन, नहीं तो स्लो है। यदि पॉइंटर मध्य में हो तो यह समांतर के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है, सबसे बेस्ट यही है। ओके जी, ये हो गया सिंक्रोस्कोप। अब वोल्टेज कम है, 110 वोल्ट है, इसे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज करके ही
इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वोल्टेज कम होती है, वोल्टेज कम होती है। फिर याद ये भी रखना है, देखिए आपको बता दूं कि जो हमारा साइलेंट पोल जनरेटर होता है, इसे हम अल्टरनेटर कहना शुरू कर लेते हैं। जो हमारा सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार, बेलनाकार रोटर जिसका होता है, इसे हम टर्बो अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। यहां देखिए, जब हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे ना, सिंक्रोनस जनरेटर की रेटिंग, सिंक्रोनस जनरेटर की रेटिंग MVA या KVA या VA, इसका मतलब है अपरेंट पावर, अपरेंट शक्ति में होती है, अपरेंट शक्ति में होती है। ओके जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने सभी पॉइंट देखे, यहां पर हमने समांतर ऑपरेशन भी कर लिया। अब देखिए आपको एक अलग तरह के डिस्कशन पर लेकर चलते हैं, जहां से पेपर में आने का कुछ ना कुछ चांस बन जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये ध्यान देना है कि आपसे ये कई बार पूछा जाता है कि इन सिंक्रोनस मशीन में आगे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चलता है। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ एक दो और कहानी। चलो देखो, यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर, सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर करता है। दूसरा, सिंक्रोनस जनरेटर के निर्भर करना एक अलग चीज होती है। सिंक्रोनस जनरेटर के पावर फैक्टर को उत्तेजना यानी कि एक्साइटेशन, उत्तेजना यानी कि एक्साइटेशन के बदलने से बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। किसके बदलने से? एक्साइटेशन के बदलने से बदला जा सकता है। फिर देखिए यहां बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का यहां मतलब उत्तेजना वोल्टेज से, वोल्टेज, उत्तेजना वोल्टेज बोले तो एक्साइटेशन, सॉरी ये मोटर में आएगा बैक ईएमएफ, माय मिस्टेक। तो हमें क्या देखना है यहां पर,
पावर फैक्टर उत्तेजना यानी एक्साइटेशन के बदलने से बदला जा सकता है। दूसरी चीज ये भी लिखेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर में पावर फैक्टर को टरबाइन के इनपुट को बदलने से भी बदला जा सकता है। यानी कि पहले कम पानी फ्लो कर रहा है, अब ज्यादा पानी बहने लग जाए, पहले कम स्टीम थी अब ज्यादा हो जाए, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा यही है इंपॉर्टेंट। तो अब हमें देखना है, जो चीज करवा रहा हूं ना यूनिक है बेटा ये। अब हमें देखना है उत्तेजना का पावर फैक्टर पर प्रभाव। देखो बेटा, उत्तेजना का पावर फैक्टर पर प्रभाव आपने करना क्या है। आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें, क्यों छोड़ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में, इसे कहते हैं फाई-एफ फील्ड। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर में, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है लोड एंगल, पावर एंगल। तो जो डेल है इसे हम कहते हैं लोड एंगल, लोड कोण, पावर कोण, टॉर्क कोण, ये नाम दिए जाते हैं इसमें। लोड कोण, पावर कोण और टॉर्क कोण ये दिए जाते हैं। अब देखिए, जहां पर ये एक्साइटेशन यानी कि फील्ड फ्लक्स, जहां पर फील्ड फ्लक्स आगे चलता है तथा आर्मेचर फ्लक्स उसको पकड़ता है, तथा आर्मेचर फ्लक्स उसके पीछे चलता है, तो यह जनरेटर होता है। यह जनरेटर होता है। अगर एग्जामिनर ने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि किसी एक सिंक्रोनस मशीन में जो फील्ड फ्लक्स है वो आगे चल रहा है और आर्मेचर पीछे, तो बताइए कौन सी मशीन है, तो ये होगा जनरेटर। फिर ये जहां फील्ड फ्लक्स पीछे, फील्ड फ्लक्स पीछे तथा आर्मेचर फ्लक्स आगे चलता है, उसे मोटर कहेंगे, मोटर कहते हैं। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए बेटा, तो आगे क्या रखना है, फील्ड फ्लक्स। अब देखो, आपको हो सकता है चीज समझ ना आए, लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे उससे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लगा लेंगे आप इसे बनाने के बाद में। ये V है, ये आर्मेचर धारा है, यहां पर ये IA XX होता है। अगर ये समझ ना आए आपको, थोड़ा सा आपके लेवल से ज्यादा है, तो जो बिंदु लिखूंगा ना उनको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये होता है EF। EF का मतलब है एक्साइटेशन से, और ये एंगल कहलाता है डेल। तो फिलहाल ये जनरेटर आप देख पा रहे होंगे इकाई पावर फैक्टर पर है। तो जैसे हम ये एक्साइटेशन उत्तेजना बढ़ाते हैं, ये उत्तेजना बढ़ाते हैं, तो जो ये लाइन है, ये लाइन यहां शिफ्ट हो जाती है। तो ये धारा होगी IA XX,
और इस लाइन के एक्स से 90 डिग्री धारा हमेशा पीछे होती है, तो हमने धारा को बना देनी है पीछे। तो एक बात बताइएगा, यहाँ इकाई पावर फैक्टर, यहाँ एंगल नीचे भाग गया तो लैगिंग करने लगा, यानी कि जैसे जैसे हम ये एक्साइटेशन को बढ़ाते जाते हैं, उत्तेजना को, वैसे वैसे ही जो धारा है ना ये नीचे होती चली जाती है। यानी यहां अगर नापेंगे स्केल रखकर तो इससे ज्यादा ये होगा, स्केल रख के नाप लो, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इस तरफ क्या है देखिए जी, पश्चगामी, इस तरफ क्या है, पश्चगामी। तो पावर फैक्टर घटता चला जाता है पश्चगामी की तरफ और आर्मेचर धारा बढ़ती जाती है पश्चगामी की तरफ। फिर हमने एक्साइटेशन को इकाई से, यूनिटी से घटाया, फीटी रख के चाहे स्केल रख के नाप लो, देखो ये दूरी इससे कम है, तो ये लाइन यहां चली जाती है, इसे कहते हैं आई ए डबल डेल एक्स एक्स। तो यहां से आर्मेचर धारा भी ऊपर भाग जाती है आई ए डबल डैश। तो ये कौन सी है, देखो यहां करंट आगे हो गया, तो ये कहलाती है अग्रगामी, ये कहलाती है अग्रगामी। तो एक तो यहां से जो मुख्य बिंदु है, सिंक्रोनस जनरेटर हो या मोटर हो, हम क्या लिखेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर में सबसे कम आर्मेचर धारा, बताइए सबसे कम ये है, इसके बाद आप स्केल रख के नापोगे भी नहीं, ज्यादा ही मिलेंगी। सबसे कम आर्मेचर धारा इकाई पावर फैक्टर पर मिलती है, राइट जी, इकाई पावर फैक्टर पर मिलेगी। सबसे ज्यादा कहां है, देखो इकाई पर, सबसे कम कहां, इकाई पर। अब यहां पश्चगामी की तरफ, यहां अग्रगामी की, यहां पर ज्यादा है तो सबसे कम यहां है। अब देखिए, उत्तेजना बढ़ाने पर पावर फैक्टर पश्चगामी की ओर घटता जाता है। फिर लिखते हैं, उत्तेजना बोले तो एक्साइटेशन, घटाने पर पावर फैक्टर अग्रिम दिशा की ओर घटता है। भाई यहां भी एंगल आ रहा है, यहां भी तो घट ही तो रहा है, दिशा की ओर घटता है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं वी कर्व, ये आएगा पेपर में वी कर्व। तो किस किस के बीच में खींचते हैं, यह है आर्मेचर धारा तथा फील्ड धारा के बीच खींचते हैं, यह आर्मेचर धारा तथा फील्ड धारा के बीच खींचते हैं, मेरा पेपर में आएगा। तो विकर्म बनता है IF और IA के बीच में, ऐसा। सबसे कम आर्मेचर धारा कहां, यूनिटी पावर फैक्टर, इकाई पावर फैक्टर। एक होता है इन्वर्टेड वी कर्व, यानी कि वी कर्व कितना उल्टा, यह फील्ड धारा तथा पावर फैक्टर के बीच खींचते हैं।
तो ये हो गया देखिए IF, ये हो गया पावर फैक्टर। तो इसे खींचते हैं हम इस प्रकार से। बहुत इंपॉर्टेंट बताए, एक से बढ़कर एक है जी। राइट, चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर फिनिश हो जाता है। राइट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।